हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो क्लास 12 से पॉलिटिकल साइंस की बुक ली है हमने। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, और सबसे पहले हम लोग चैप्टर 2 करेंगे इसका, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसा आप लोगों को लगे इसका अपडेट दीजिएगा कमेंट सेक्शन। अब हमारा टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर shattered many of the assumptions and structures on which the European Union state based their relations. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन यूनियंस के हर किसी स्टेट के साथ कैसे रिलेशंस थे, ये अभी हमें देखना है। ठीक है। अब in 1945 the European state confronted the ruins of the economies and destructions of the assumptions and structures on which European Union have been found. 1945 में जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उनमें इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। ठीक है। उन लोगों की मतलब जो भी था उनकी स्टेट के पास जो कुछ भी चीज़ें थी उनके पास, वो सारी डाउनफॉल में जा चुकी थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी स्टेट्स में लॉस हो गया था कि वो अपनी कंट्री को कैसे स्टेबल करे, कैसे चीज़ों को मैनेज करे। ठीक है। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वॉज एडेड बाय कोल्ड वॉर। अब देखो क्या हुआ, जो भी यूरोपियन स्टेट्स थे उन अब ना दो नेशन आपस में ही लड़ रहे थे। ठीक है। इसमें कोई भी मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, दो नेशंस अपने आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग द यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड मार्शल प्लान। तो अमेरिका ने बोला कि मैं यूरोपियंस की मदद करूंगा उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। ठीक है। इसलिए उन्होंने एक प्लान निकाला जिस प्लान का नाम था मार्शल प्लान। तो क्वेश्चन आता है अक्सर कि मार्शल प्लान क्या होता है। ठीक है। तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि जो अमेरिकन्स थे उन्होंने यूरोपियंस की हेल्प करी उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उसे हम मार्शल प्लान बोलते हैं। ठीक है। अब इस मार्शल प्लान के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिकन्स ने बनाई थी। तो सबसे पहले 1948 में उन्होंने बनाया ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है। इसमें ना क्या था, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी वेस्टर्न स्टेट्स है वो एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करेगी और जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, जो भी इकोनॉमिक ट्रेड है, उसको स्टेबल करेगी। ठीक है। उसके बाद 1945 में द काउंसिल ऑफ यूरोपियन स्टैब्लिश हुआ। यूरोपियन यूनियन 1992 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली है क्या। जो यूरोपियन यूनियन था उसको अब यूरोपियन स्टेट भी बोलते थे, क्योंकि यूरोपियन स्टेट के पास उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में जाके फेल हो गया था। ठीक है। उनके पास उनकी खुद की करेंसी थी, खुद का फ्लैग था, खुद का नेशनल एंथम था, इसलिए उसको एक यूरोपियन स्टेट भी बोला गया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस कैसे था। European Union is the world's second biggest economy with a GDP of more than 17 trillion in 2016, next to that of United States of America. यूरोपियन यूनियन की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। और जीडीपी अगर हम देखें 2016 में तो 17 ट्रिलियन थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज़्यादा थी। ठीक है ना। और जो यूरोपियन की करेंसी है उसको हम यूरो बोलते हैं, और जो यूरो करेंसी है इसने 2016 में सारी करेंसी को अपने अंदर डोमिनेट कर दिया था। अब जैसे यूरोपियन स्टेट के इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुकी है, तो जो सारी नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो सारी यूरोपियन स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने लग गई। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। और हाँ, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था WTO, जिससे जो भी हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको लुक आफ्टर करता था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन हैज़ अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। ये जो भी मैं आप लोगों की चीज़ें बता रही हूँ ये स्क्रीन में एज अ पॉइंट्स और एज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसको नोट्स की तरह अपने कॉपी में लिख सकते हो। वन मेंबर ऑफ EU फ्रांस होल्ड्स परमानेंट सीट्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल्स। यूरोपियन यूनियन और फ्रांस के जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो फिक्स्ड सीट लेते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने 5 परमानेंट मेंबर्स पढ़े थे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स पढ़े थे। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, बट जो परमानेंट 10 मेंबर्स होते हैं वो एज़ पर ईयर टू ईयर चेंज होते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ है जो P10 मेंबर्स इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, बट अगर P5 मेंबर्स ने हाँ बोल दिया तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है।
अब जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। वीटो पावर जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर P10 मेंबर्स ने किसी चीज़ को मना कर दिया है और अगर P5 मेंबर्स अगर बोल रहे हैं कि ये चीज़ होना चाहिए तो वो चीज़ होगी। इसको वीटो पावर भी जो है वो यूरोपियन यूनियंस के 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है, ठीक है। अब 5 परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं? USA, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ये P5 परमानेंट मेंबर्स है कंट्रीज़ की, आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब हम यूरोपियन यूनियन का मिलिट्री एस्पेक्ट पढ़ेंगे। यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। EU की जो कंबाइंड फोर्सेस है, जो भी आर्मी है, वो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द USA। जितना भी यूरोपियन यूनियन अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे स्पेंड करती है वो USA से ज़्यादा स्पेंड करती है, ठीक है। वन EU मेंबर स्टेट फ्रांस होल्ड्स न्यूक्लियर अर्सेनल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 335 न्यूक्लियर वॉर हेड्स। टोटल इनके पास 335 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, जो सारी कंट्रीज से ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ द ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनके पास सबसे ज़्यादा स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब ये साइंस वाली चीज़ों में भी सबसे ज़्यादा आगे है, जिससे इनका जो मिलिट्री परफॉर्मेंस है, जो भी इनके न्यूक्लियर वेपन्स है, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं एज़ पर टू अनदर कंट्रीज़। अब हमारा टॉपिक है आशियन। आशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आशियन 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें 5 कंट्रीज़ आती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर ये ट्रीटीज़ और ये कंट्रीज़ साइन हुई थी। अब आशियन के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला आशियन का ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा करना और सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाना, ठीक है। जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी बनानी है पूरी कंट्री में, ठीक है, और हर नेशन के बीच में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। 2003 में आशियन ने 3 पिलर्स बनाए, जिनमें से पहले का नाम था द आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, द आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द आशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में। अब जो आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी है, आप उससे क्या समझते हो? यही समझते हो कि सिक्योरिटी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हर लोगों के पास उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई गई थी, इसमें ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस और जो भी डिफरेंस है कंट्रीज़ के बीच में, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो सारी कंट्रीज़, जितनी भी आशियन कंट्रीज़ हैं, वो इसमें अपना एग्रीमेंट में साइन करती हैं कि हम लोग सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे और जो हमारे सोवेरियन राइट्स हैं उनको भी हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। द आशियन रीजनल फोरम was established in 1994 is the organization that carries out coordination of security and foreign policy। 1994 में एशियन रीजनल फोरम बनाया गया, जिसमें ये था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी एक कॉरपोरेशन, एक सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाएंगी, जिससे कंट्री में, वर्ल्ड में पीस या सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी का मेन पर्पस यही था कि वो सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए ऑल ओवर द नेशन, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। द आशियन रीजन एज ओल इज़ मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू US, EU एंड जापान। जो आशियन रीजन है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू US, EU और जापान। EU है हमारा यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इट्स इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल दिस, बट तब भी जो आशियन है उसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस 3 कंट्रीज़, एज़ पर टू दिस 3 कम्युनिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉमन मार्केट की बात हो रही होगी, प्रोडक्शन बेसिस पे बात हो रही होगी, ठीक है, और यहाँ पे कैसे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आशियन में हो रहा था ये बात होती है। यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया के बारे में बताया गया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विसेज, इन 3 चीज़ों की बात करी जा रही है। जैसे कि अगर ट्रेड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लेबर चाहिए काम के लिए, सर्विस हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
The US and China have already moved fast to negotiate free trade agreement with ASEAN। तो जो चाइना और यूएस है वो भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं आशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ। अब है विजन 2020, ठीक है। इसमें ना क्या होता है, टू प्रमोट फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड टू एनकरेज नेगोशिएशंस ओवर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, जो भी नेगोशिएशंस है कंट्रीज़ के बीच में या नेशंस के बीच में या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होंगे, ठीक है। एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एशियन मेडिकेटेड द एंड ऑफ कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, द ईस्ट टिमोर क्राइसिस मेट्स एनुअली टू डिस्कस, ठीक है। अब जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कंबोडियन और ईस्ट टिमोर क्राइसिस का, तो वो भी अगर वो बैठ के डिस्कस करेंगे उस मैटर को तो वो सॉल्व हो गया था, ठीक है। अब ईस्ट एशियन कॉरपोरेशन 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। विजन 2020 ऑफ कोर्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है पेपर में, तो आपके लिए मैंने स्क्रीन में इसका प्रॉपर एज आंसर भेज रखा है, दिखा रखा है, तो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। इंडिया हैज़ साइंड ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 3 आशियन मेंबर्स, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। तो इंडिया ने इन 3 कंट्रीज़ के साथ, मतलब इन 3 नेशंस के साथ अपना एग्रीमेंट साइन करा है आशियन का, ठीक है। द आशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट इन 2010, ठीक है। तो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 3 आशियन कंट्रीज़ के साथ 2010 में लॉन्च हुआ था, मतलब 2010 में इफ़ेक्ट हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ही जो बाकी के नेक्स्ट टॉपिक है वो उसके सेकंड पार्ट में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।